मायावती का मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा गुल खिला पाएंगी। साल भर रह गया है चुनाव का, 27 में चुनाव होना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद मायावती का विकल्प बनेंगे? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद चौधरी साहब, शुक्रिया। मायावती की राजनीति को आप वर्तमान समय में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जो है वो संगठन से चलती है और उसके जो नेतृत्व के करीबी नेता होते हैं, इन्हें आप कहिए कद्दावर नेता, उनकी एका से चलती है। और 2007 की आप बात कीजिए तो मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई और जिस तरह की जाति जटिलताएं उत्तर प्रदेश, बिहार या कह लीजिए जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, और उत्तर प्रदेश की बात जो आप कर रहे हैं तो मायावती का मतलब रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही रहा है। हालांकि एक दौर ऐसा था कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ सब भी उनके 2-2, 4-4 एमएलए बने तो उस समय लग रहा था कि पार्टी, लेकिन 2007 में जब यहाँ पर सत्ता में आई और उन्होंने 5 साल सुल्तानी की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, तो उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, फिर सपा गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब बात आप अगर दलितों के वोट की करते हैं तो दलितों के वोट बैंक में अभी तक कोई बहुत बड़ी सेंधमारी करने की स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी नहीं है। बेशक वो नगीना से सांसद है, लेकिन मायावती का विकल्प चंद्रशेखर अभी नहीं बन पाए हैं। अब 2027 के चुनाव में जैसे कि मायावती ने भी लखनऊ के रमाबाई मैदान में पिछले महीनों बहुत बड़ी रैली की, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने कहा नहीं, उसमें भारी भरकम भीड़ हुई। बलिया से लेकर बागपत तक जो पार्टी के कार्यकर्ता थे कि बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो चाहते हैं कि, लेकिन सांगठनिक तौर पर फेरबदल के बावजूद भी उस खोल से मायावती बाहर नहीं आ पाई हैं। और पिछली बार उनके साथ ब्राह्मणों का पूरा मतलब पूरी लश्कर थी ब्राह्मण समाज की, तो मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन मायावती के बारे में जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वर्तमान में उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, और विधानसभा में सिर्फ उमाशंकर सिंह एक विधायक रहे। तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि मायावती की पार्टी इस चुनाव में गुल खिला पाएगी। दलित वोटों में भी बिखराव होगा, चंद्रशेखर को भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि दलित समाज में भाई कई जातियां हैं। अब चंद्रशेखर को विरोधी दल केवल जाटों तक सीमित कर देते हैं कि वो उन्हीं की राजनीति कर रहे हैं, और अब कुछ मुस्लिम भी उस पार्टी में शामिल हुए हैं जैसा कि, तो चंद्रशेखर का भी संघर्ष का दौर है और वो संघर्ष कर भी रहे हैं। मायावती वो संघर्ष नहीं कर रही हैं, छोटी सी छोटी घटना होती है, लेकिन चंद्रशेखर के साथ है कि वो एक जाति विशेष को ही खास तौर से फोकस कर रहे हैं। अपर कास्ट उनके साथ कभी नहीं, जिस तरह का वो भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं। और कोई भी पार्टी जब तक सभी जातियों का समीकरण नहीं बिठाएगी वो सत्ता में नहीं आ सकती। तो इस फॉर्मेट में ना तो मायावती सूटेबल पड़ रही हैं आज के दौर में, और ना ही चंद्रशेखर। मतलब आपको क्या लगता है, ग्राफ चंद्रशेखर का बढ़ रहा है या फिर 2027 में मायावती कुछ परिवर्तन करेंगे? देखिए, ग्राफ जहाँ तक बढ़ने की बात है, चंद्रशेखर इस बार अपनी पार्टी के प्रतिनिधि, मतलब अपनी पार्टी के कैंडिडेट लड़ाएंगे। अब कितनी सीटों पर लड़ाते हैं, उसमें सफलता कितनी मिलती है, देखने वाली बात ये होगी। पश्चिम में कुछ सीटों पर प्रभावी हो सकती है चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी, बाकी मिडिल में और पूर्वांचल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ दलित मतदाता आज भी जो है वो कई खानों में बटे हुए हैं, वो बीजेपी को भी जाएंगे। अब वहाँ कई विषय राजभर जाती है, तो ओम प्रकाश राजभर अलग नेतृत्व कर रहे हैं,
समाजवादी पार्टी में भी जो है राजभर रामचंद्र राजभर नेता हैं। ऐसे बिंद है, निषाद है, सोनकर हैं, तमाम जातियां हैं। उन जातियों के अलग अलग नेता सब जो है वो अलग अलग पार्टियों में हैं। तो वही नोटों में बिखराव होगा। और भाजपा जिस तरह से कैप्चर कर रही है, अब अखिलेश के पीडीओ को ही ले लीजिए तो उसमें भी तमाम मतभेद हैं कि भाई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब कुछ ऐसे लोग उनकी पार्टी में बुद्धिजीवी आ गए हैं जो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, तो वहाँ से उनका निष्कासन हो गया। पढ़े लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं। अब वो अम्बेडकर और लोहिया दोनों का नाम लेकर के पिछड़ों को, दलितों को और कुछ गैर जरूरी बातें भी वो अपर कास्ट पर करते हैं, तो उसका बुरा असर पड़ता है। जो लोग यूनाइट नहीं होना भी चाहते हैं वो सपा के खिलाफ जो है। तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जो भी हो वो भाजपा तो मुख्य लड़ाई में रहेगी। मायावती का मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा गुल खिला पाएंगी। साल भर रह गया है चुनाव का, 27 में चुनाव होना है। एक रैली के बाद फिर शायद कोई वो बड़ा जलसा करने जा रही हैं, लेकिन संगठन उनका कमज़ोर हो चुका है। देखिए, मायावती की पार्टी में जो कांसीराम के समय के बड़े नेता थे, मायावती की व्यवहार कह लीजिए या जो भी, या उनका सख्त मिजाज कह लीजिए, इसी तबीयत की लीडर हैं वो, तो वो साथ छोड़ गए। और जो इनके समय के नेता थे, रामवीर उपाध्याय से लेकर के दद्दू प्रसाद और तमाम लोग, ब्राह्मण नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रखते थे, वो सब इनका साथ छोड़ गए। मुस्लिमों में नसीबुद्दीन इनका साथ छोड़ गए। नई लीडरशिप इनके पास डेवलप नहीं कर पाई, जैसा कि अखिलेश यादव कर रहे हैं इनके मुकाबिल। तो ये उनका बड़ा फेलोर है। एक तरह से जैसे वो शांत सी बैठ गई, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। जाटव समाज की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, वो वर्तमान समय में मायावती की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है या चंद्रशेखर अब उनके नेता बन गए हैं? नहीं, जाटव समाज की जहाँ तक बात हो, अब भी मायावती को पश्चिम के कुछ जिलों में जो यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ जरूर नज़र आता है। लेकिन अगर मायावती खम ठोंक कर मैदान में उतरती हैं, बढ़िया रैलियां करती हैं, तो आज भी जाटव समाज उनके साथ है। लेकिन केवल जाटव समाज से ही थोड़े आप चुनाव जीत जाएंगे। अपर कास्ट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब मायावती ने ब्राह्मणों का साथ लिया तो उन्होंने सरकार बनाई। और अभी तक समाजवादी पार्टी में जब तक पीडीए का गठन नहीं हुआ था, तो चाहे मुलायम सिंह रहे हों या फिर बाद में और भी जो इनकी पार्टी के नेता थे, उसमें सब थिंक टैंक से लेकर के और बड़े तमाम नेता ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। मोहन सिंह हो गए, जैनेश्वर मिश्रा हो गए, तो मुलायम सिंह सबको समेट कर ले चलते थे। अब अखिलेश ने पीडीए तो बना लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दलित समाजवादी पार्टी के साथ आएगा और वोटिंग करेगा। कभी नहीं हो सकता है। दलितों के कितने नेता हैं अखिलेश यादव के पास? कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। अब क्या है कि अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें भी एक स्वाभिमान जागा है कि भाई आपने तो बहुत लंबे समय का, आपके पिताजी ने शासन किया, आपने किया, आपके परिवार वाले तब आप यादव, इसीलिए उन्होंने यादवों को इस बार टिकट विकट कम दिया है। तो अगला प्लान जो है वो ब्राह्मण मतदाताओं पर और अपर कास्ट के में मतलब क्षत्रिय राजपूतों को दिया था कि भाई योगी आदित्यनाथ पर समय समय पर तोहमत लगती रहती है कि वो उन पर ठाकुरवाद का, राजपूतवाद का आरोप लगता है। तो उससे ब्राह्मण अलग खिन है, तो ब्राह्मण और ठाकुर भी चित्र आएंगे। और ब्राह्मणों की जो संख्या है वो राजपूतों से कम नहीं। जैसे पश्चिम में गुर्जर और जाट हैं, तो गुर्जर और जाटों की संख्या लगभग बराबर है। लेकिन देखा जाता है कि जाटों को सरकार में ज़्यादा तरजीह मिलती है, कोई भी हो। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 5-7 गुर्जर विधायक हैं, केवल 100 सौमेंद्र तोमर को ही मंत्री बनाया गया है। जबकि गुर्जर कौम और जाट बिरादरी जो है वो दोनों मार्शल कौमें हैं, दोनों एग्रेसिव हैं और काफ़ी प्रभाव रखती हैं अपने अपने क्षेत्रों में। पश्चिम में ही जाट गुर्जर हैं, पूर्वांचल में है नहीं। तो अब अखिलेश यादव का डोरा जो है वो गुर्जर समाज पर है, जैसा कि भी उन्होंने दादरी में रैली की। तो पश्चिम में यादव चूँकि बहुत कम है तो उसकी भरपाई वो गुर्जर समाज से करना चाहते हैं। लेकिन द्वंद्व बहुत तगड़ा होगा। और मायावती की जहाँ तक बात है, जब किसी पार्टी का संगठन कमज़ोर हो जाता है तो पार्टी समझिए रीढ़हीन हो जाती है। वर्तमान में तो स्थिति यही है।
संगठन के हिसाब से आप चंद्रशेखर को कहाँ देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर के संगठन में यूथ है, लेकिन अभी जमीनी तौर पर आपको कहाँ ऐसा दिखाई पड़ता है कि चंद्रशेखर का संगठन बहुत मजबूत हो गया और मायावती को टक्कर दे देंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, खासकर जाटव समाज के खिलाफ जहाँ पर भी कोई अन्याय की बात होती है तो वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं, तो ये संगठन का कमाल नहीं है क्या? संगठन के द्वारा चंद्रशेखर का कमाल है, उनके लोग हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचना एक अलग चीज़ है। ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर अभी युवा हैं, संघर्षशील हैं। अगर मायावती के संघर्ष की तुलना आप चंद्रशेखर से करेंगे ना, इस उम्र में मायावती एक महिला होते हुए साइकिल पर बैठ कर विज्ञप्तियाँ देने जाती थी अखबारों के दफ्तर में, और उन्होंने इनसे कई गुना ज़्यादा संघर्ष किया उस दौर में जब अगड़ी जातियों का वर्चस्व होता था, दलितों की बड़ी उपेक्षा होती थी। तो संघर्ष की आंच में मायावती जितना तपी है, भी चंद्रशेखर को बड़ा समय लगेगा, मेरा अपना मानना है। चंद्रशेखर ने जिस तरीके से खासकर जाटव समाज के अंदर एग्रेशन पैदा किया है, तो वो उनकी राजनीति के लिए मुफीद है या नुकसानदायक है? एग्रेशन देखिए, अभी चूंकि उनका दौर शुरू हो रहा है, ये तो चंद्रशेखर को भी पता होगा कि अगर हमें और आगे बढ़ना है, लंबा सफर तय करना है, तो आपको सभी जातियों को साथ में जोड़ना होगा। चंद्रशेखर के साथ कितने गुज्जर, कितने जाट प्रभावी नेता हैं बता दीजिए। अभी और रालोद के जिलाध्यक्ष शामिल हुए इनकी पार्टी में, चंद्रशेखर के क्या नाम है, राव केसर सलीम। अच्छे व्यक्ति हैं और रालोद के लंबे समय तक वो जिलाध्यक्ष रहे, लेकिन राव केसर सलीम पर कोई वोट थोड़े है। वो अपने उसने व्यक्तिगत कि उनको लगा कि भाई जयंत चौधरी भाजपा के साथ हो लिए हैं तो उनको सूट नहीं कर रहा था, तो आज़ाद समाज पार्टी में चले गए। लेकिन ये तो आपको भी पता होगा कि राव केसर सलीम कितना वोट दिला सकते हैं। वही मैं आपसे एक भी प्रभावी नेता आप बता दीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर के साथ हो उनकी पार्टी में, एक भी किसी बिरादरी बता दीजिए प्रभावी नेता। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या आज़ाद समाज पार्टी के लिए दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बन सकता है? मुस्लिम आज़ाद समाज पार्टी का रुख कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि चंद्रशेखर कोई मुख्यमंत्री बनने जा नहीं रहे हैं, तो वो अपना वोट पानी में थोड़े डालेंगे। मुसलमान पिछले मतलब सन 17 से बीजेपी की सरकार आई है, तो वो बीजेपी को लेकर हमेशा खिन्न रहा है। हालांकि बीजेपी ने कोई ऐसा मुसलमानों पर कोई जुर्म नहीं किया है, चाहे वो सरकारी योजनाएं हों, उनके क्रियान्वयन की बात हो, उनकी लाभ लेने की बात हो, वहाँ कोई दो आँखी नहीं हुई है। लेकिन ये कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो वहाँ तो 36 का आंकड़ा है। मुस्लिम जो है उसको अगर अपना वोट डालना है तो ओवैसी के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ओवैसी कोई सत्ता में तो आने से रहे। अभी भी मुसलमानों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति है। तो अगर कायदे से समाजवादी पार्टी ये संदेश फैलाने में कामयाब होती है तो उसको मुसलमानों को थोक मत मिलना चाहिए। बसपा पर मुसलमान भरोसा नहीं कर रहा है कि उसको जो है मतलब सत्ता में आना है। वो ये मान के चल रहा है कि मायावती सत्ता में नहीं आएंगी, लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, बाकी और सब लोग कटुआ की भूमिका में होंगे। बात हमारी आप समझ रहे हैं ना। और सन 27 में हो सकता है गठबंधन भी हो जाए, कांग्रेस से तो बहुत संभावनाएं हैं। और लोकसभा चुनाव को आप उठा के देख लीजिए तो अखिलेश यादव ने कमाल ही कर दिया। भाई मुलायम सिंह भी 20-22 सीट से ज़्यादा कभी जीत नहीं पाते थे। चंद्रशेखर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई 2027 के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम निकलेंगे और उसके बाद जो सरकार बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी के बिना नहीं सरकार बन पाएगी। अरे ये तो हर कोई दावा करता है। हम कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ये तो कहने की बात है। ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए नेता ऐसा बोलते हैं। आप देखिए जब मतगणना होती है और पता चला कि दूसरी पार्टी आगे जा रही है तो आखिर तक हार कोई नहीं मानता है। अभी खुलने दीजिए, अभी खुलने दीजिए, इधर वाला देखिए पूर्वांचल से, तो होता है नहीं। चंद्रशेखर को भी ये पता है कि वो उनकी पार्टी कितनी सीट जीत पाती है, यही देखने वाली बात होगी। जाटव समाज के वोटों के बीच बिखराव होगा चंद्रशेखर और मायावती के बीच। देखिए अगर मायावती ठीक ठाक कैंडिडेट्स लड़ाती हैं तो वो उनके प्रत्याशी मतलब सामने वाले को टक्कर जरूर देंगे।
और वो सीटें भी निकाल सकते हैं यहाँ से लेके पूरब तक। अभी मायावती की कहीं न कहीं जनाधार बचा हुआ, उनका अपना फिक्स वोट बैंक तो ही है। अगर कोई प्रभावशाली गया तो उसको जो वोट हासिल होंगे उसको जोड़ करके, इसीलिए मायावती के ऊपर आरोप लगता है कि वो पैसे लेके टिकट देती हैं, क्योंकि उनके पास फिक्स वोट हैं, दलितों के हैं। तो अब इन जो मतलब लगभग 17 के बाद से जो अब तक परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की बनी हुई हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर योगी जी का कोई तोड़ ही नहीं है। माना जा रहा था कि बसपा में भी शासन में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने वो सब का धूल धूसरित कर दिया। जिस तरह से उन्होंने गुंडों माफियाओं पर कार्रवाई करवाई, तो उसका एक सबसे बड़ा संदेश गया है। ऐसा नहीं करप्शन खत्म हो गया है, इस सरकार में भी करप्शन है, अधिकारी मौज ले रहे हैं। बाबा की छवि इस मामले में बेदाग है, लेकिन और जो मशीनरी है वो सब तो हो रहा है। लेकिन जनता अंत में ये मतों का जो ध्रुवीकरण होगा ना, वो इसी कानून व्यवस्था के आधार पर, और जिस तरह की नेता जहर उगलते हैं सांप्रदायिक माहौल तय करके, फिर जाति समीकरण है, तो हमें नहीं लगता कि मायावती जो है वो कोई गुल खिला पाएंगी। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।